हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम लोग फिर से जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आगे बढ़ेंगे। आज के हमारे तीन टॉपिक हैं, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है और ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है, ये बातें आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्ट कंसेप्ट का दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिक मतलब जो पुरानी है, पुरानी कॉस्ट, जब वो खरीदी थी तब की कॉस्ट। मैचिंग प्रिंसिपल का दूसरा नाम मैचिंग कंसेप्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं डबल इफेक्ट, कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। अब इसमें हम लोग पहला समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो आज की। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? An asset is recorded in the books of accounts। जब किसी एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे उस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं जो प्राइस हमने पे करा है उसको खरीदने के लिए, उसको परचेज करने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए। तो ये तीन अलग अलग नाम हो गए, बात एक ही है। दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। वो चीज कायदे में हमें पड़ी कितने की, हमें कितने रुपए की मिली, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब मान लीजिए आपने एक जनरेटर खरीदा, जनरेटर खरीदने के बाद उसको आप घर लेके आए, घर लाने के बाद उसे इंस्टॉलेशन करा, उसके अंदर थोड़े बहुत चार्जेस लगे, उसका एक प्लेटफॉर्म बना जो जैक्सन का जनरेटर आता है, आपने देखा होगा, आपके स्कूल्स में भी लगा होता है, घरों में भी लगा होता है, बिना आवाज करने वाला। तो पूरा का पूरा उसका एक एकूस्टिक जो एक चैम्बर बनता है जिसके अंदर उस जनरेटर को रखा जाता है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो भी हैं वो सारे मिला लो, और जब वो जनरेटर रेडी टू यूज हो गया तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में आएंगे। तो कॉस्ट क्या है, यही समझाया गया कि जितने का खरीदा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जितने भी एक्सपेंसेस करे गए उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए। आप एसी खरीद के लाते हो, एसी खरीद के घर पे रख दिया, उसको इंस्टॉल नहीं कराया, क्या उसका फायदा मिल पाएगा इस गर्मी में? नहीं मिल पाएगा ना। तो एसी की इंस्टॉलेशन करानी पड़ेगी, तो एसी खरीदना इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एसी की इंस्टॉलेशन, उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा घर तक आने का, और एसी जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक जितने भी खर्चे हुए हैं उस एसी को स्टार्ट करने के लिए, रेडी टू यूज बनाने के लिए, वो उसकी कॉस्ट होगी। ये कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल। अगली बात, द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। कह रहे हैं कि जब एक बार आपको कॉस्ट पता चल गई, मान लो आपको पता चल गया कि भाई 25,000 रुपए का एसी था, 5,000 रुपए का उसके अंदर वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा, और 2,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के खर्चे आए, तो टोटल ये आपका बन गया 32,000 रुपीज का एसी। तो अब एसी की कॉस्ट 32,000 पे रिकॉर्ड होगी, और एसी के ऊपर सिस्टमेटिक डेप्रिसिएशन जो लगेगा, फिक्स एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 32,000 पे लगेगा, उसमें 32,000 बेस बनेगा कॉस्ट का। अब बात ये आती है कि अगर कोई एसेट हमें मिली तो सही, पर उसके हमने पैसे नहीं दिए तो क्या करें? तो भैया ऐसी एसेट को आपको रिकॉर्ड नहीं करना, ये कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। इफ नथिंग इज पेड टू एक्वायर द एसेट देन दैट एसेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उस एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू उस केस में अटैच ही नहीं है। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो चीज आपने मार्केट में पहले खरीदी थी 25,000 रुपए की, हो सकता है कि वो अब 30,000 रुपए की हो गई हो, ये भी हो सकता है कि वो 25,000 वाली एसेट अब 20,000 की हो गई हो। तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि एक बार आपने कॉस्ट इनकर्ड कर दी तो जितना खर्चा आपने करा है वो उतने रुपए पे ही रिकॉर्डेड रहेगी। इससे मतलब नहीं है कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू हो गई है, इसको समझे। The market value of an asset may change as the time passes। टाइम पास होता है, चीज महंगी या सस्ती हो जाती है, but for accounting purpose it continue to be shown at the book value। जो बुक्स में उसकी वैल्यू है उसी पे ही उसे शो किया जाएगा, पर कोई इंक्रीमेंट मार्केट के इन्फ्लुएंस में आके हम लोग नहीं करेंगे, और ना मार्केट के इन्फ्लुएंस में आके उसे हम लोग कम करेंगे। बस एक सिंपल स्ट्रेटेजी के थ्रू डेप्रिसिएशन लगेगा, वो हम डेप्रिसिएशन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किन 4 वजहों से डेप्रिसिएशन लगता है। फिलहाल के लिए कॉस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है एक्चुअल प्राइस पे, जितना आपने पे किया उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सारे खर्चे उस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें सीधी सी बात है कि अगर कोई पैसा आपने किसी एसेट को खरीदने के लिए दिया ही नहीं है तो उस केस में उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ये तो आ गया आपका कॉस्ट कंसेप्ट। देखिए अगला कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट।
मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि इस साल के जितने भी खर्चे हैं उनको इसी साल की जितनी भी इनकम है उनसे कंपेयर करके करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस निकालो। जो खर्चा या जो इनकम इस साल की नहीं है उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। इसका यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते वक्त होता है, या कह लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त मैचिंग प्रिंसिपल का यूज होता है, जो कहता है कि इसी साल के खर्चों को इसी साल की इनकम से आपको कंपेयर करना है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि प्रॉफिट इज टू बी डिटरमाइंड पीरियोडिकली। आपको टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट्स को डिटरमाइन कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ऑल एक्सपेंसेस incurred by the business during an accounting period should be matched with the revenue recognized during the same period। ये बात मैंने अभी आपको समझा दी। क्या कहते हैं कि जितनी भी खर्चे हैं उसको जितने भी रेवेन्यू है उस एक साल के उनसे कंपेयर करो और एक रिजल्ट निकालो। कह रहे इससे मतलब नहीं है, इस बात से मतलब नहीं है। इट इज इररिलेवेंट whether the payment made or received, पेमेंट हुई या पेमेंट मिल गई, हमने पेमेंट कर दी या कहीं से पेमेंट आ गई, इससे मतलब नहीं है। ये बात इररिलेवेंट है कि पेमेंट आई या नहीं आई। आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम की, अनअर्न्ड इनकम की। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है। ये कहते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल में इससे मतलब नहीं है कि पैसा आ गया या नहीं आ गया। खर्चा हुआ, पेमेंट नहीं करी तो भी रखो, पेमेंट कर दी तो भी रखो, मतलब उसे लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से इनकम हो गई तो उसे लिखना पड़ेगा। इनकम मिली है इससे मतलब नहीं है। तो ये कंसेप्ट कहता है मैचिंग का कि सारे खर्चे और सारे इनकम को आमने सामने रख दो एक साल के। तो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम की, अनअर्न्ड इनकम की, एक्सेट्रा आपको करनी पड़ेंगी। मैचिंग प्रिंसिपल ये बात कहता है। और दूसरी बात, ये कंसेप्ट को कब फॉलो करते हैं? दिस कंसेप्ट इज फॉलोड व्हाइल preparing financial statements to have a ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आपको ट्रू और फेयर व्यू चाहिए तो मैचिंग प्रिंसिपल को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल को अपनाने से उसी साल के खर्चों के सामने उसी साल की रेवेन्यू या इनकम रखी होगी, जिसे आप कंपेयर करके ट्रू और फेयर व्यू अपने प्रॉफिट्स का देख सकते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल में बस यही बात है। अब लास्ट प्रिंसिपल है ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी का मतलब दो बातें। ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? ड्यूअलिटी मींस डबल इफेक्ट। एग्जांपल, कैश इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। अगर हमने कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। तो देखिए दो जगह इफेक्ट पड़ा। ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। ठीक है, ड्यूअलिटी मींस डबल इफेक्ट। फॉर एवरी डेबिट, हर डेबिट के लिए देयर इज अ क्रेडिट। हर डेबिट के लिए क्रेडिट होगा, मतलब डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, और वाइस वर्सा, क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेबिट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट फॉर इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट। एक या एक से ज्यादा अकाउंट में, ये वाइस वर्सा है। कहने का मतलब है डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप एक चेक रख सकते हैं कि जितना अमाउंट डेबिट में गया उतना ही अमाउंट क्रेडिट में गया या नहीं गया। लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसका टोटल सेम आएगा। वो यही बात को बताएगा कि ड्यूअलिटी कंसेप्ट अचीव हुआ है, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सही जगह पोस्टेड हुई हैं या नहीं हुई, उनका इफेक्ट बिल्कुल सही जगह गया है या नहीं गया। ड्यूअल एस्पेक्ट अराइज बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाया था। ये कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की अगर आप इक्वेशन की बात करें तो इसकी इक्वेशन हमेशा कहती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को ड्यूअल एस्पेक्ट इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। जब आप आगे अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस बात को आपको बार बार प्रूफ करना है और ये ड्यूअलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सबसे लास्ट बात ये कहती है कि एवरी गिवर इज अ टेकर एंड एवरी टेकर इज अ गिवर। इस लाइन को भी आप इस कंसेप्ट के अंदर लिख के आ सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ड्यूअल एस्पेक्ट आप समझ गए कि हर ट्रांजैक्शन का दो जगह असर पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपए का। ठीक है, आपने कैश परचेज करा तो देखिए दो काम होंगे। एक तो कैश कम हो गया 20,000 रुपए,
और दूसरा आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया 20,000 रुपए। ठीक है, अब कैश कम हुआ तो क्रेडिट होगा, फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, और अगर नहीं समझ आई है तो ये आगे जाके चैप्टर्स में समझ आ ही जाएगी। तो देखिए, दो जगह इफेक्ट आया, हर एक ट्रांजेक्शन का दो जगह असर होगा ही होगा, एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। ओके, तो होपफुली आपको ये सब समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा नीचे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।